एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गए, अगस्त में चले गए। सो ये जोक नहीं हो रहा है। आप लोग को लग भले रहा होगा कि अब की बार फिर से लॉकडाउन नहीं आएगा। सो आप लोग अगले 20-25 दिन तक जल्दी से कोर्स कंप्लीट करिए। 15 से 20 दिन में लगेगा ये चैप्टर खत्म होते ही, और कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन मोड पे आइए। ऐसा ना हो कि फिर लॉकडाउन लग जाए, फिर लग जाए यार 2 चैप्टर बाकी है। और अपना मास्क पहन के रखिए जब भी रहिए, ठीक है? कोशिश करिए कि पहन के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको क्या हो पा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम मास्क पहन के रहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग, ये रियलिटी है कि अगर चुनाव नहीं हो रहे होते तो मैं भी लॉकडाउन फिर से लगता। तो वो चाहे किसी को अप्रैल फूल लग रहा हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो, लेकिन ये बात रियलिटी है कि महाराष्ट्र के शायद बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो गए, ठीक है? सो आप लोग ध्यान दें। ओके, सो हियर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसका फॉर्मूला मैंने लगाया था आपको, RSM फैक्टर। थोड़ा सा आइडिया दिया था हमने कि जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जिसको रेप्लिकेशन करना आना चाहिए, अपनी कॉपी बनाना आना चाहिए, इसको स्टेबल होना चाहिए दोनों ही तरीके से, स्ट्रक्चरली है केमिकली, और इसमें स्लो चेंजेस आने चाहिए जिन्हें हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। स्लो चेंजेस होने चाहिए, और इसके अलावा मेंडेलियन फैक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। बस एक रिवीजन है, यहीं पे आके मैंने क्लास छोड़ दी थी, यहीं से मैं क्लास को फिर से उठा रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसको रेप्लिकेशन करते आना चाहिए। दूसरा, उसे स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तीसरा, उसमें स्लो चेंजेस आने चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके। और चौथा, उसे मेंडेलियन फैक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। और बोला गया कि जब तक जेनेटिक मटेरियल प्रूफ नहीं हुआ था कि कौन होगा जेनेटिक मटेरियल, 3 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिन्हें जेनेटिक मटेरियल माना जा सकता था। वन वॉज प्रोटीन, अनदर वॉज RNA एंड द थर्ड वॉज DNA। तो 3 ऐसे बायोमॉलिक्यूल थे जिनको जेनेटिक मटेरियल की तरह देखा जा रहा था कि या तो प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो RNA या तो DNA। लेकिन रेप्लिकेशन करने के लिए आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। वन इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और दूसरा है बेटा बेस पेयरिंग। यानी बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटैरिटी होनी चाहिए, यानी आप एक स्टैंड को देखकर दूसरे स्टैंड के बारे में पता लगा सको। जैसे अगर मुझे DNA का एक स्टैंड दे दिया जाए जिसमें ATGC हो, तो क्या मैं दूसरे स्टैंड के बारे में पता लगा सकता हूँ? यस। एक स्टैंड को देखकर दूसरे स्टैंड का पता लगाना, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी ये कहती है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में बेस पेयरिंग होगी, और डबल बॉन्ड की सिंगल डबल, और बेटा थायमिन और एडेनिन के बीच में भी डबल, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी और बेस पेयरिंग की वजह से RNA एंड DNA दे कैन मेक देयर रेप्लिका। तो प्रोटीन रेप्लिका नहीं बन सकता था, तो प्रोटीन वाज नॉट एबल टू फॉर्म द रेप्लिका, एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन वाज आउट ऑफ द कंपटीशन फॉर द जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में पहली प्रॉपर्टी में ही फेल हो गया हमारा कौन? प्रोटीन। एंड दैट्स व्हाई ये पूरी लड़ाई 2 लोगों के बीच में पड़ती है, एक कौन? DNA, और दूसरा कौन? RNA। तो आप अगर अपना टॉपिक देखेंगे तो उसमें लिखा होगा DNA वर्सेस RNA। अगर आप उस टॉपिक को दोबारा देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, तो ब्रैकेट में लिखा होगा DNA वर्सेस RNA। तो ये लड़ाई 2 लोगों की है कि DNA अच्छा जेनेटिक मटेरियल है कि RNA अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। खैर, मोस्ट ऑफ द टाइम द जेनेटिक मटेरियल इज DNA। ज़्यादातर लोगों में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, कुछ लोगों में कौन होता है? RNA। यानी कुछ लोग कौन है? वायरस, ऑल वायरस और सम वायरस। सो याद रखना, रेप्लिकेशन वाली कहानी पर जाकर के मामला बेकार हो गया फॉर द प्रोटीन, लेकिन DNA और RNA दोनों रेप्लिकेशन कर लेते थे। तो अब दूसरा मुद्दा जो था वो था स्टेबिलिटी,
कि कौन ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल वो बेहतर जेनेटिक मटेरियल, यस और नो। चलिए हम लोग स्टेबिलिटी को फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हटा दें इसे, चलिए हटाते हैं। चलिए तो बताओ पूरे के चारों पॉइंट बताओ। आर एस एम फैक्टर, वेयर आर इज, क्या जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेशन करने आना चाहिए? व्हाट इज एस, क्या उसे स्टेबल होना चाहिए? व्हाट इज एम, क्या उसे म्यूटेशन आना चाहिए? और व्हाट इज फैक्टर? इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन फैक्टर। कितने लोग थे? 3, याद है? तो कौन? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। कौन नहीं कर सकता रेप्लिकेशन? प्रोटीन। अभी लड़ाई किसके बीच में? आरएनए और डीएनए। आइए स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो स्टेबिलिटी को पिन पॉइंट करने के लिए, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फेवर में लेने के लिए कुछ 5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको 5 पॉइंट लिख के दे रहा हूं, तो आपको याद ही रखने। पहला पॉइंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या किसी को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में खास बात थी कि उन्होंने बोला था हमने बैक्टीरिया लिया है हीट के, भूल गया, बोलो हीट किल आर फॉर्म था कि एस फॉर्म? एस फॉर्म। तो बताओ ये बैक्टीरिया जिंदा है कि मर गया? नाम ही है हीट किल्ड एस फॉर्म, यस और नो। यानी बैक्टीरिया तो किल्ड है, बैक्टीरिया तो मरा हुआ है, लेकिन मरे हुए बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो मरे हुए बैक्टीरिया से निकल करके जा रहा है आर फॉर्म में। कहाँ जा रहा है? आर फॉर्म। और आर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करा? एस। इससे ये प्रूफ होता है कि वो गर्मी, वो हीट, वो हाई टेम्परेचर जिसने बैक्टीरिया को मार दिया, वो किसको नहीं मार पाया? किसको? अगर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी मर गया होता तो बताओ यहां से निकाल कर आर फॉर्म में जाता, और आर फॉर्म को एस फॉर्म में चेंज नहीं कर। तो हमें बताया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए की ट्रांसफॉर्मिंग। तो बताइए डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका मतलब वो हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन काफी हद तक सही है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में सही लगती है। बोलते हैं वो बात, वो हीट, वो हाई टेम्परेचर जिसने बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो बाद में क्या प्रूफ किया गया? डीएनए, उसको पूरी तरीके से मार नहीं। व्हाई इट इज सो? पहला पॉइंट उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। इसकी बात बताने के लिए उन्होंने बताया बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़कर देखना। बोला गया जो हाई टेम्परेचर हमने बैक्टीरिया को मारने के लिए किया, वो हाई टेम्परेचर डीएनए में कुछ नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं कहा। बट डीएनए बर्बाद नहीं हुआ, बट डीएनए डीनेचर्ड हो गया। क्या हो गया? बताइए एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड था कि ट्रिपल? और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल। और बताओ ये सिंगल स्ट्रैंड था कि डबल? तो बताइए जब हमने हीट दी, डीएनए को हीट दिया, तो बताइए इनके हाइड्रोजन बॉन्ड बचे होंगे कि टूट गए? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो ये डीएनए सिंगल हो गया कि डबल? सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। यानी एडेनिन और थायमिन अभी साथ साथ है कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन अगर प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर फिर से टेम्परेचर नॉर्मल किया गया होगा तो बताइए दोनों स्ट्रैंड फिर से साथ साथ आगे होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। बोलो क्या? पहले हुआ डीनेचुरेशन, जब हमने हाई टेम्परेचर दिया तो डीएनए ने अपना नेचर बदल दिया। डीनेचुरेशन यानी वो डबल स्टैंडर्ड से हुआ सिंगल स्टैंडर्ड, और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन दी तो उसमें क्या हो गया? रीनेचुरेशन। याद रखना डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन उसी में पॉसिबल है जो कैसा हो? डबल स्टैंडर्ड। बताओ आरएनए होता तो बताओ होता कि बेटा डाइजेस्ट हो जाता? डाइजेस्ट। और हीट में रहता कि बेटा डिस्टर्ब हो जाता? डिस्टर्ब। तो ये दोनों बातें डीएनए के फेवर में जाती हैं। दैट डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये बार बार प्रूफ हो रहा कि बैक्टीरिया मरा नहीं मरा। अरे लिखा क्या है? हीट किल्ड एस फॉर्म। कौन मर गया?
कौन सा वाला? S1, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, क्या वो भी R फॉर्म में गया और R फॉर्म में S फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो वो गर्मी, वो हाई टेम्परेचर जिसने किसको मारा, क्या वो डीएनए को बर्बाद कर पाई? नहीं। तो क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? पड़ा। उस हाई टेम्परेचर में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल। क्यों? प्रोसेस का नाम डीनेचुरेशन, यानी वो हाई एनर्जी किसको तोड़ने में चली गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर से जब वापस से मौका मिला, डीनेचुरेशन का क्या हो गया? रीनेचुरेशन। और इस तरीके से डीएनए सरवाइव कर गया। तो बताइए 2 पॉइंट जिनकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल। याद रहेंगे? पहला पॉइंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा पॉइंट डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए याद रहेगा? तो बताओ ये किसके फेवर में गया? आरएनए के डीएनए। और 4 पॉइंट है। पहला आर इज रेप्लिकेशन, दूसरा एस, व्हाट इज एस? स्टेबिलिटी। शाबाश। तो स्टेबिलिटी किसके फेवर में जा रही? डीएनए के फेवर में जा रही। अच्छा भाई, चलिए तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं। ये दोनों हटा दे रहा हूं, हटा दूं। तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड और बीच वाला डीएनए न्यूक्लियोटाइड आप लोग सब लोग बताएंगे। एवरीवन हियर? चलिए अब मैं केवल रे डायग्राम से काम लूंगा, ओरिजिनल डायग्राम नहीं बनाऊंगा। आपसे पूछूंगा, अगर आपको याद होगा तो हो जाएगा। बताओ पहला पॉइंट नाइट्रोजन, दूसरा खाली, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, याद है आपको? चौथा COC, पांचवा फॉस्फेट बॉन्ड है। अच्छा इधर आओ, पहला, दूसरा, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर किसके साथ? तो ये कौन सी पोजीशन? तीसरी, ये वाली पांचवी, ये वाली तीसरी, ये वाली। अब चलो बोलो ये क्या है? नाइट्रोजन बेस, दूसरा, तीसरा OH। अब सोच के देखो, अगर मान लो 1000 न्यूक्लियोटाइड का, 1000 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए है, 1000 न्यूक्लियोटाइड का, तो बताओ ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? ये कैसा क्वेश्चन है सर? ये नहीं समझ में आया। कैसा? कैसे जगाओ? जागो बिटिया, खड़ी हो। क्या खा के आएगा आज? कचौड़ी? चलो चलो। नहीं आप मत बोलिए, बताए। इफ वी हैव द 1000 न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस, हाउ मेनी टाइप ऑफ, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट? सर हमें अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रहा। ये बताओ, ये वाला एंड 5 प्राइम की 3 प्राइम, और ये वाला 5 प्राइम की पांचों पोजीशन बता पाओगे? पहला पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, चौथा COC, पांचवा फॉस्फोडाइस्टर। अजरा इसकी देखो, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, चौथा COC, पांचवा भी, तीसरा भी, पांचवा भी। यहां तीसरा फॉस्फोडाइस्टर में पांचवा है, यहां पांचवा फॉस्फोडाइस्टर में तीसरा। तो कितने न्यूक्लियोटाइड ऐसे होंगे जिनका तीसरा और पांचवा दोनों फॉस्फोडाइस्टर? ऑल प्लस ऑल बट 2, 2 को छोड़ करके बाकी सब एक जैसे होंगे। तो बताओ किसी भी डीएनए के या किसी भी आरएनए की चेन की टिपिकल जो बेटा न्यूक्लियोटाइड होंगे वो टर्मिनल होंगे कि बीच वाले? अभी आरएनए बताना है सर, हम कहां बता पाएंगे? क्यों हमसे उम्मीद लगाए बैठे हो सर? हमको तो इस साल सिलेक्शन देना ही नहीं है। फिर कब होगा पता नहीं सर, देखेंगे।
ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये OH है, ये OH है, ये OH है। और मैं चाहता हूं कि सारे लोग फोकस करें, अभी तक नहीं किया लेकिन फिर भी फोकस करें बीच वाले न्यूक्लियोटाइड पर। पहला, पता ही नहीं सर, पहला पक्का, दूसरा खाली, तीसरा OH, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, चौथा COC, पांचवा फॉस्फोडाइस्टर। सारे बॉन्ड एक जैसे हैं एक्सेप्ट सेकेंड। दूसरी पोजीशन देखो, यहां पर खाली, यहां पर OH, और ये DNA है कि RNA? और ये अगर बुद्धि लगाओगे तो बताओ, इनकी तीसरी भरी है, पांचवी भरी है, पहले में नाइट्रोजन बेस है, चौथे में कुछ है नहीं, और दूसरे में कुछ हो सकता था वो भी हटा दिया। तो इट इज रिएक्टिव कि नॉन रिएक्टिव? नॉन रिएक्टिव। बट OH ग्रुप इज अ रिएक्टिव। और अगर कोई रिएक्टिव ग्रुप आपके पास लगा है तो आपको स्टेबल बनाएगा कि अनस्टेबल? तो सेकेंड पोजीशन पर OH होना, सेकेंड प्राइम पोजीशन पर OH होना RNA को रिएक्टिव बनाता है, और RNA को रिएक्टिव बनाने की वजह से RNA अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो तीसरा पॉइंट भी किसके फेवर में गया? DNA। सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, तीनों पॉइंट बोलने। पहला पॉइंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसके फेवर में? DNA इज डबल स्टैंडर्ड किसके फेवर में? DNA। सेकेंड पोजीशन पर OH होना, RNA, और सेकेंड पोजीशन पर OH ना होना, और OH होने से स्टेबल की रिएक्टिव, और जो रिएक्टिव है स्टेबल की अनस्टेबल। तो बताओ कौन अनस्टेबल, कौन स्टेबल? DNA। तो ये तीसरा पॉइंट भी DNA के फेवर में चला गया। इस तरीके से तुम्हें पता चल रहा DNA स्टेबल है, और 4 पॉइंट में दूसरा पॉइंट DNA के फेवर में जा रहा है। आइए एक और पॉइंट पता लगाते हैं हम लोग। क्या आपको थायमिन और यूरेसिल याद है? कुछ याद नहीं है? याद है, हटा दें इसे। चलिए बताइए, RNA में क्या पाया जाता है? पता नहीं सर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यूरेसिल पाया जाता है। और बताओ DNA में क्या पाया जाता है? थायमिन। DNA में थायमिन पाया जाता है। सर थायमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर एक बार बताइए। चलो खड़े हो, बताओ यूरेसिल का स्ट्रक्चर NCERT में। पहले पोजीशन पर कार्बन, दूसरे पर नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल। पता ही नहीं सर हमें क्या मतलब। बायोमॉलिक्यूल याद है? यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर H। बताओ ये क्या है? यूरेसिल। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। बताइए यहां पर कार्बन है? कार्बन में कितनी वैलेंसी? 4। 1 2 3। तो चौथी क्या होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता, बस इतनी सी बात। ये है यूरेसिल। अब जरा थायमिन देखिए। चलिए, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, एवरीथिंग इज सेम। यहां पर H, यहां पर H। बस पांचवी पोजीशन पर क्या लग गई? मेथाइल। बताइए थायमिन का दूसरा नाम? 5 मेथाइल यूरेसिल। 5 मेथाइल यूरेसिल। बैठे। पांचवी पोजीशन जिसमें हाइड्रोजन था, इट वाज रिएक्टिव, और उस रिएक्टिव पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ गया। नाउ इट बिकम रिएक्टिव कि नॉन रिएक्टिव? नॉन रिएक्टिव। तो बताइए थायमीन और यूरेसिल में ज्यादा स्टेबल कौन? थायमीन। पता नहीं सर। थायमीन। बताओ एक का नाम?
और इसका नाम 5 मेथाइल यूरेसिल। ये यूरेसिल का ही कंजेनर है, यूरेसिल का ही डेरिवेटिव है, जिसकी 5वीं पोजीशन पे क्या लग गया है, मेथाइल। तो बताओ 5वीं पोजीशन पे मेथाइल लगने की वजह से, 5वीं पोजीशन से मिथाइल लगने की वजह से बताइए ये स्टेबल हो गया कि रिएक्टिव? पता नहीं सर, जो पॉइंट रिएक्टिव था वो रिएक्टिव रहा कि स्टेबल हो गया? स्टेबल। तो अब बताइए थायमिन कहां पर पाया जाता है? डीएनए। और यूरेसिल कहां पाया जाता है? आरएनए। तो बताओ आरएनए में देखा जाए तो सब कुछ वही है, आरएनए में एडेनिन, डीएनए में भी एडेनिन, आरएनए में ग्वानिन, डीएनए में भी ग्वानिन, आरएनए में साइटोसिन, डीएनए में भी साइटोसिन। पर चौथी चीज बड़ी अजीब है, यस, आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थायमिन। अब बताइए ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे कि अलग अलग? अलग अलग, सब कुछ सेम, लेकिन इनके पास यूरेसिल है, इनके पास थायमिन, और जिसके पास यूरेसिल चीज है वो रिएक्टिव चीज लिए बैठा है। और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो स्टेबल क्या अनस्टेबल, और जो बेटा थायमिन लिए बैठा हुआ है वो नॉन रिएक्टिव चीज लिए बैठा है, स्टेबल कि नॉन स्टेबल? स्टेबल। 4 पॉइंट हो गए जो डीएनए के फेवर में चले गए। चारों पॉइंट चाहिए मुझे, बताइए। पता नहीं सर क्या है, बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट? अच्छा बोलो। दूसरा डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तीसरा सेकंड पोजीशन पर OH का ना होना डीएनए में, यस और नो? और चौथा थायमिन का कहां होना? डीएनए में। और थायमिन रिएक्टिव है कि स्टेबल? और यूरेसिल जो रिएक्टिव है वो स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। और 5वां पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था, 5वां पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। और राइबोजाइम एक्चुअली आरएनए होता है। So we can say the RNA can act like catalyst। और अगर कोई कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है इट विल बी रिएक्टिव। और अगर कोई रिएक्टिव है वो स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। बताइए डीएनए कभी कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है? नहीं। और इस हिसाब से 5वां पॉइंट भी डीएनए के सपोर्ट में गया और आरएनए के अपोज में चला गया। तो अनस्टेबिलिटी आरएनए की फितरत है, डीएनए की तो फितरत बेटा स्टेबल होगा। और हम चाह रहे थे कि 4 फैक्टर में से कौन ज्यादा फैक्टर पा पाएगा? RSM, याद आया? R फॉर रेप्लिकेशन में दोनों एक जैसे थे, यस सर, लेकिन स्टेबिलिटी किसके फेवर में जा रही है? डीएनए के फेवर में। तो ये 5 पॉइंट अगर आप बता दें एक बार और, मैं समझ पाऊंगा कि आपको आ गया। चलिए बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के 4 पॉइंट। RSM फैक्टर। R फॉर रेप्लिकेशन, जिसमें कौन फेल हो गया? प्रोटीन। कितने लोग आए? एक कौन? दूसरा R। इनको बेटा आपस में लड़ाई बचाने के लिए कौन किसको? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पिक्चर में आई। और स्टेबिलिटी को बताने के लिए 5 पॉइंट दिए मैंने। एनसीईआरटी ने 5 पॉइंट दिए, पांचों बता पाओगे? पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। सेकेंड पोजीशन पर OH ना होना और डीएनए में थायमिन का होना, आरएनए में यूरेसिल। और आरएनए कैसे एक्ट करता है? कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टिव। नाउ फॉर द म्यूटेशन। अभी आपको म्यूटेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। RSM में M शब्द है म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन आर द स्लो चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए हमें चाहिए, याद रखना, सिंस RNA is single stranded,
सो म्यूटेशन इज फास्ट, इसीलिए इनमें म्यूटेशन फास्ट है। और डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, म्यूटेशन इज स्लो। याद रखना, म्यूटेशन चाहिए था लेकिन वो भी स्लो चेंज वाला म्यूटेशन चाहिए था। आरएनए और डीएनए में अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन स्लो चेंज दे रहा है? डीएनए। और आरएनए फास्ट चेंज दे रहा है। याद रखना, अभी हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं उसका नाम कोरोना वायरस है, सुना है? अभी आपको मालूम होगा कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है, नॉर्मल जुखाम का वायरस था, और ये फ्लू वायरस ने अपने नाम हर बार बदले हैं। कभी स्वाइन फ्लू हुआ है, कभी बर्ड फ्लू हुआ है, और कभी सार्स हुआ है, और कभी बेटा कोरोना हुआ है। यू नो दैट? बताइए, द सेम वायरस म्यूटेटिंग वेरी फास्ट बिकॉज इट हैव डीएनए और आरएनए। इस सीजन में स्वाइन फ्लू, अगले सीजन में बर्ड फ्लू, उसके बाद कोरोना। ऐसा चाहिए कि आज सुनील सर आए तो आदमी बन के आए, कल घोड़ा, परसों बंदर। बोले सर क्या हो रहा है? डीएनए चेंज हो रहा सर। बोले सर आदमी तो आज भी नहीं लग रहा है ना सौरभ? हाँ सर, यस सर। सो यू नो दैट वी नीड अ म्यूटेशन, बट दिस म्यूटेशन शुड बी फास्ट और स्लो। और आरएनए के साथ बड़ी अजीब बात है कि ये फास्ट म्यूटेशन रखते हैं, एंड आरएनए के म्यूटेशन फास्ट होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब म्यूटेशन फास्ट होना भी इन्हें अनस्टेबल बनाता है, और इन्हें क्या बनाता है? स्टेबल। और जैसे ही स्टेबल का मैंने छठा पॉइंट लिखा, और ये छठा पॉइंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड है कि म्यूटेशन से? म्यूटेशन। ये भी किसके फेवर में चला गया? डीएनए। तो पूरी दुनिया चिल्लाने लगी डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। लोगों ने लिखा डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पूरा सेंटेंस याद रखिएगा, फिर ये मत कहने का कि सर आप ही ने पढ़ाया था। डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये प्रूफ हो गया। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। पर यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? क्योंकि सेंट्रल डॉगमा में देखा गया कि सर डीएनए से डीएनए बनता है, प्रोसेस का नाम, और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। पक्का? ध्यान सुनना। बोले लाख अच्छा है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर तो सुनो, जो भी कर रहे हो छोड़ करके सुनो। लाख अच्छा है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पर डीएनए की औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रोटीन में अपने आप को बदल सके। और अगर डायरेक्ट वो प्रोटीन में अपने आप को नहीं बदल पाया तो एंजाइम नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगे? एंजाइम। क्या नहीं हो पाएगी? रिएक्शन। क्या नहीं बन पाएंगे? प्रोडक्ट। और क्या नहीं आ पाएगा? फिनोटाइप। और फिनोटाइप नहीं आया तो करेक्टर। इसका मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन करेक्टर शो कर पाएगी कि नहीं? नहीं। मान लीजिए मेरी बॉडी में ब्लैक कलर करने वाला जीन है, मेरी बॉडी की स्किन का कलर ब्लैक करने वाला जीन है, लेकिन डीएनए का वो जीन एक्सप्रेस ही ना हो पाए, तो बताइए मेरी बॉडी का कलर ब्लैक हो पाएगा कि नहीं? नहीं। जीन होने के बाद भी एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन में चेंज नहीं हो सकता।
इसलिए झक मार करके डीएनए को किस में बदलना पड़ेगा? आरएनए पर। फिर से बोलो, और आरएनए किस में बदलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। तो बताओ, अगर मैं आरएनए की तरफ देखूं तो मैं कहूंगा आरएनए इज बेटर फॉर एक्सप्रेशन, एंड डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज। डीएनए इज बेटर फॉर and RNA is better for expression। यानी अगर आपको अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, which one is better? पर एक्सप्रेस करना है तो RNA is better। सो बोलते हैं yes, since RNA is single stranded, it is better for expression of genetic information। तो अक्सर बच्चे बड़ी जल्दी कर देते हैं। मैं कहता हूं कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल है, धड़ाम से बोलते हैं डीएनए। नहीं, मैं पूछूं कौन सा जेनेटिक मटेरियल बेटर है, तुम बोलो किस बात के लिए? अगर स्टोरेज के लिए तो कौन है? डीएनए। और अगर एक्सप्रेशन के लिए तो आरएनए। बुक पानी दे रही, लाइन में पढ़ रहा हूं, आप पढ़िए पेज नंबर 103 और अंडरलाइन करिए, वरना आपको लगेगा सुनील साहब जबरदस्ती ये लिखवाए हैं। 103 की आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. The protein synthesis machinery has evolved around the RNA. The above discussion indicate that, underline करिएगा, above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material. Both RNA and DNA can function as, but DNA being more stable is preferred for storage, and for the transmission of genetic information RNA is better. कौन बेटर? पता नहीं सर, क्वेश्चन पूछना कौन बेटर, किस बात के लिए? स्टोरेज के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो अभी कोई भी नहीं बोलेगा डीएनए इज बेटर। मैंने इसलिए बोला था डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज। अगर कर को बोला जाए व्हाट इज आरएनए, आरएनए इज बेटर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ। तो बहुत तेजी से आप लोग जवाब देते हो, विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल? डीएनए ना। पूछो विच वन इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज? डीएनए। एंड विच वन इज फॉर बेटर फॉर एक्सप्रेशन? तो दोनों ही ठीक है, डीएनए भी ठीक, आरएनए भी ठीक, लेकिन बेटर कौन? पता नहीं सर। स्टोरेज के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, और सुनील सर ने बोला, किसने? एनसीईआरटी। So both genetic material, both DNA and RNA can act like genetic material, but one is better for storage, another is better for transmission. Pakka? And this is how we end with the properties of genetic material. Once more, एक बार और पूरी बातें बोल दो, मैं टॉपिक आगे बदल दूंगा। चलिए, RSM फैक्टर याद है? R for, S for, M for, F for, फैक्टर याद है? 3 लोग थे, कौन कौन? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, तीनों जेनेटिक मटेरियल बनना चाह रहे थे। बताओ, पहला पॉइंट याद है क्या था? रेप्लिकेशन वाले पॉइंट पे कौन मात खा गया? प्रोटीन कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल। व्हाई? इट कैन नॉट रेप्लिकेट। ये रेप्लिकेट नहीं है। लड़ाई कैसे किसके बीच में? डीएनए और आरएनए के बीच में। फिर याद रखना, डीएनए के रेस्पेक्ट में, आरएनए के रेस्पेक्ट में या डीएनए के फेवर में 5 पॉइंट जाते हैं, याद है? जल्दी जल्दी बोलो। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेकेंड पॉइंट पर OH ना होना, आरएनए में OH होना, डीएनए में थाइमिन होना, आरएनए में यूरेसिल होना, और 5वां आरएनए का कैटालिटिक होना, डीएनए का कैटालिटिक ना। म्यूटेशन किसमें फास्ट, किसमें स्लो? इसलिए स्टेबल कौन? डीएनए। जो स्टेबल है वो बेटर है, यस, फॉर स्टोरेज।
और जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो एक्सप्रेशन में बढ़िया है। तो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर, फॉर एक्सप्रेशन इट इज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए वर्ड। बोलते हैं जब ये लड़ाई खत्म हो गई कि कौन बेहतर है, तो ये लड़ाई आई कि कौन पहले है। फिर सुनना, जब वैज्ञानिक ये लड़ते लड़ते खत्म कर पाए कि कौन बेहतर है, तो लड़ाई बराबर पर छूटी। किसी ने कहा कि डीएनए भी बेहतर है, आरएनए भी बेहतर है। डीएनए किस में बेहतर है? स्टोरेज। आरएनए एक्सप्रेशन। तो जब ये लड़ाई खत्म हो गई तो किसी ने पूछा विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इट मीन्स इस दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल कौन हो करके आया। यस, ये क्वेश्चन वैसे ही है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। हाँ, कौन बोला अंडा? यस, पहले मुर्गी की पहले अंडा? मुर्गी। हाउ मेनी ऑफ यू विद द मुर्गी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू विद द अंडा? हाउ मेनी ऑफ यू आर द गोल गोल अंडा कंफ्यूज्ड? हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूं, मैं ऐसे जवाब, पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा? ऐसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। ये मारो गोली इसको, ये नहीं पढ़ना आज, इस क्वेश्चन का जवाब हो ही जाए। बंटवा दे, चाहे मुर्गी आई चाहे अंडा है, दोनों बंटवा दो। भाई साहब जा तो रहे हो, लेकिन जवाब देना पड़ेगा कि जवाब देना पड़ेगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। हाँ खैर, क्लास को मजाक बनाने से बचाते हैं, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएनए में और डीएनए में कौन पहला जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी अपनी पॉइंट रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सर मुझे लगता है, यह सबरा क्यों? हाँ, इससे क्या प्रूफ होता है? हाँ, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? ये कोई बात नहीं हुआ। इवोल्यूशन हिस्ट्री में पहले आरएनए आया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई? इस दुनिया में अगर अनस्टेबल था तो खत्म ही हो जाना चाहिए था। हाँ सौरभ बाबू, क्या कहना चाहते हैं? क्यों? जानते हम सब हैं। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, कुछ तो याद है इनको, बिल्कुल सही है। याद रखना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से, इवोल्यूशन और द ओरिजिन ऑफ लाइफ से आपको उठाना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया गया जब जीवन की शुरुआत हुई तो सेल नहीं थी, केमिकल्स थे, और ये केमिकल्स आपस में जुड़ करके बनाए कोजरवेट्स। नाम तो सुना ही होगा। और कोजरवेट्स बेटा लिविंग नहीं था। कोजरवेट द ग्रुप ऑफ केमिकल, और इस केमिकल में प्रोटीन थी, इस केमिकल में लिपिड था, अमीनो एसिड थे, एटसेट्रा। यही कोजरवेट से जब पहली सेल बनी तो हमने उसको लिविंग मान लिया, जबकि इसमें भी वही सारी चीजें थी, द सेम थिंग। इसमें भी प्रोटीन थी, इसमें भी लिपिड था, इसमें भी अमीनो एसिड था। यह भी केमिकल का ही समूह है, और यह भी केमिकल का समूह है। कोजरवेट भी ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ केमिकल, इवन द सेल इज द ग्रुप ऑफ केमिकल, बट हमने इसको लिविंग माना और इसको लिविंग नहीं माना, जस्ट बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर टेल्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आकर खड़ी होती। बोलो क्या? मेटाबॉलिज्म। सर जी हमें मेटाबॉलिज्म करने आनी चाहिए। अगर हमें मेटाबॉलिज्म करनी आ गई तो हम जिंदा हैं,
और अगर मेटाबॉलिज्म करनी नहीं आई तो हम जिंदा। तो बताओ, कोजरवेट को मेटाबॉलिज्म करनी नहीं आती थी, इनको मेटाबॉलिज्म करनी। सर मेटाबॉलिज्म करनी इनको क्यों आती थी, इनको क्यों नहीं आती थी? क्योंकि इनके पास एंजाइमेटिक या कैटालिटिक प्रॉपर्टी आई। किसकी प्रॉपर्टी आई? और याद रखना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्रोटीन से आती है। किससे आती है? प्रोटीन। बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर। इसका मतलब जो प्रोटीन बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, आपका क्वेश्चन पार्सली सही था। प्रोटीन बनाने में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डीएनए की आरएनए। हाँ, मान लो इस दुनिया में पहली बार प्रोटीन ना भी हुई होती तो आरएनए कैन एक्ट लाइक कैटलिस्ट इटसेल्फ। डीएनए के पास इस सुविधा नहीं है कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे। आरएनए कैन बिहेव लाइक द कैटलिस्ट। तो अगर इस दुनिया में एंजाइम नहीं भी होंगे तो एंजाइम जैसा बिहेव कर पाना किसके बस की बात है? डीएनए की, आरएनए की। तो यानी पहली मेटाबॉलिज्म में एंजाइम नहीं रहे होंगे, खुद जेनेटिक मटेरियल ही एंजाइम की तरह बिहेव किया होगा। तो पहली बार जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई होगी, पहली जो सेल बनी होगी, उसने पहली बार कैटालिसिस किससे की होगी? प्रोटीन से कि न्यूक्लिक एसिड से? हाँ, न्यूक्लिक एसिड। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड? नहीं आया? बैठिए, केवल बोल देने से कुछ नहीं होता, आपको दलील भी देनी पड़ेगी। हमने क्वेश्चन पूछना चालू किया कि मुर्गी आई कि अंडा, लोग हंसने लगे। लेकिन फिर भी उसमें एक दिमाग जाएगा तो तुमको अगर लगा सकते हो तो बोलोगे सर कैसे आया? सर सेल एक, अंडा एक सेल है और कॉम्प्लेक्स चीज पहले कैसे आ सकती है? पहले कौन आएगा? सिंपल, फिर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स। अब उस क्वेश्चन के पीछे मत भागो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर से सुनो, बोलते हैं जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, दे आर रिवॉल्व अराउंड द आरएनए। सर आरएनए ना होता तो प्रोटीन ना बनती, आरएनए ना होता तो सर मेटाबॉलिज्म ना होते, आरएनए ना होता तो सर कैटलिस्ट ना होते। इसका मतलब अगर आरएनए ना होता तो लाइफ ना होती। तो इसका मतलब लाइफ को लाने में सबसे पहले किसका इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा? आरएनए। इसका मतलब दुनिया में पहली कोशिका जो बनी होगी उसमें कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव किया होगा? आरएनए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब इस दुनिया में आरएनए था और आरएनए बढ़िया सा जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर रहा था, व्हाई वी रिक्वायर डीएनए? यस, व्हाई वी रिक्वायर डीएनए? हमें डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आरएनए वाज अनस्टेबल। किसी ने कहा सर आरएनए अनस्टेबल था, उसे स्टेबल बना देते। डीएनए क्यों बनाया? बोले बस यही किया गया। आरएनए अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, हम उसे स्टेबल बनाने लगे और हमसे धोखा हो गया। हम उसे स्टेबल करने के चक्कर में किसमें कन्वर्ट कर बैठे? डीएनए। बोले आरएनए अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड था। तो चलो डबल कर दें। आरएनए अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि सर उसकी सेकंड पोजीशन पर ओएस था, हटा दो। सर आरएनए अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि उसके पास यूरेसिल थी, थायमिन लगा दो। बताओ, हमने आरएनए को क्या करना चालू किया? स्टेबल। और धोखे से क्या बन गया? डीएनए। वरना अगर इस दुनिया में आरएनए स्टेबल होता तो डीएनए की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। तो बताओ, मॉडिफिकेशन जिसमें होता है वो पहले आता कि बाद में आता? हाँ, तो बताओ, डीएनए इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनए। सेकंड दलील यही जाती है कि डीएनए इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनए। और जो मॉडिफाइड होता है वो पहले आता कि बाद में? बाद में। और इसीलिए बोलते हैं इस दुनिया में आरएनए की ही बोलबाला है। लाख डीएनए बना लो तुम, लेकिन अगर तुम्हें मेटाबॉलिज्म करनी है तुम्हें हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे किसके? आरएनए को। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए एंजाइम, और एंजाइम के लिए चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? आरएनए। और इसीलिए बोलते हैं टॉपिक का नाम है आरएनए वर्ड। तो भले ही आपको कितना भी अनइम्पॉर्टेंट लगे आरएनए, आरएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल और द न्यूक्लिक एसिड। इवन डोमेन नाम सुना है आपने?
3 डोमेन में बांट दिया गया, पूरे 5 किंगडम को 3 डोमेन में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए, क्योंकि आरएनए से पुराना कोई नहीं। और इसीलिए बेटा जिन भी वायरस के पास, सुनो, जिन भी वायरस के पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, उन बेटा वायरसेस को रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। रेट्रो का मतलब नया कि पुराना। व्हाई इट इज पुराना? क्योंकि इसने नई चीज ले रखी कि पुरानी? पुरानी। तो डीएनए इज नया, आरएनए इज पुराना। सो व्हाई रेट्रो वायरसेस आर नोन एज रेट्रो वायरसेस? बिकॉज दे हैव ओल्ड जेनेटिक मटेरियल। विच वन इज ओल्ड? अभी भी नहीं आया? तो भाई चलो, तो ये लड़ाई भी खत्म हो गई कि कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है। फिर ये भी खत्म हो गई कि कौन पहले आया। कौन पहले आया? जवाब दे पाओगे? 3 पॉइंट मैंने दिए हैं, जो लोग सीक्वेंस में बता देंगे वही मैं समझ जाऊंगा कि आ गया। बोलो पहला पॉइंट। पता नहीं सर। पहला पॉइंट जो प्रूव करता है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन के दौरान जब पहली कोशिका बनी, क्या बनी? पहली सेल, उसे क्या करनी पड़ी होगी? हाँ, मेटाबॉलिज्म। उसे जगाओ भाई। ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, व्हेन द फर्स्ट सेल फॉर्म करने के लिए, पहली कोशिका बनाने के लिए क्या करनी पड़ी होगी? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए। तो बताओ, आरएनए डायरेक्ट इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में? यस। पहली बार जब प्रोटीन भी नहीं बनी होगी और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी होगी, तब ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे। कौन? आरएनए। अभी भी नहीं आया? तो बताओ, ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है? आरएनए। तो पहली बार मेटाबॉलिज्म करने में किसका रोल रहा होगा? आरएनए। और जब मेटाबॉलिज्म पहली बार हुई होगी तो वो किसकी वजह से हुई है? आरएनए। इसलिए आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब बताओ, आरएनए अगर पहला जेनेटिक मटेरियल था तो दुनिया में डीएनए क्यों आया? क्योंकि आरएनए कैसा है? अनस्टेबल। तो आरएनए से डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आरएनए को स्टेबल कर देते। यस, हमने किया वही। आरएनए को क्या किया? स्टेबल। और हमसे धोखे से क्या बन गया? डीएनए। क्या हमने सेकंड पोजीशन से OH हटाया? थाइमिन, यूरेसिल की जगह थाइमिन जोड़ा, सिंगल की जगह डबल किया, और आरएनए से क्या बनने लगा? डीएनए। सो डीएनए इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आरएनए। और जो मॉडिफाइड होता है वो पहले आता कि बाद में? अभी भी नहीं आ रहा। फिर तीसरा पॉइंट, रेट्रो वायरसेस। नाम सुने हो? वो वायरसेस जिनके पास पुराना जेनेटिक। रेट्रो शब्द सुना है? हमारी मम्मी की सोच बड़ी रेट्रो है। व्हाट इट मीन्स? हमारी मम्मी बहुत पुरानी सोच रखती हैं। व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब है परंपरा, यानी कि पुरानी सोच। पुरानी सोच, रेट्रो शब्द पुराने शब्द के साथ जाता है। तो विद द वायरस विच हैव द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दे आर नोन एज रेट्रो वायरस। सो इस तरीके से हम लोगों ने काफी बड़ा टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम लोग सेंट्रल डॉगमा की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्या आपको सेंट्रल डॉगमा याद है? अब यहां से चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं और यहीं से चैप्टर मुश्किल में पड़ता जाता है। चलिए एक बार और रिवाइज करिए। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच। डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन। सो याद रखना, ज्यादातर समय पर एग्जामिनर इन्हीं 3 पॉइंट में से क्वेश्चन बनाता है। या तो एग्जामिनर रेप्लिकेशन से क्वेश्चन बनाएगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा, या तो ट्रांसलेशन से बनाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए थी या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल थी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। सो वंस अगेन, व्हाट इज रेप्लिकेशन? द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए। आइए रेप्लिकेशन को एक बार और समझते हैं। एक साइंटिस्ट हुए क्रिक, इन्होंने ही सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया था। और वाटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर डबल हेलिकल मॉडल बताया था। और इन्होंने बताया था कि अगर आप हमारे डीएनए को गौर से देखो, अगर आप डीएनए को गौर से देखते हैं, बेटा पेन छोड़ दो, बिकॉज अभी पढ़ाने के लिए उतना ज्यादा नहीं जितना समझने के लिए जरूर। तो बोलते हैं अगर आप हमारे डीएनए को गौर से देखते हो, अगर आपको डबल हेलिकल मॉडल सही से समझ में आया तो दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी ही चाहिए। वन इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटैरिटी, अनदर वन इज नोन एज बेस पेयरिंग। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी और बेस पेयरिंग सही से समझ में आ जाता है तो आप खुद बता देंगे यार डीएनए का तो रेप्लिकेशन होकर ही रहेगा। ये बात एनसीईआरटी ने भी लिखी है, तो मैं वो लाइन आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, वो आप कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं फिर से। पेज नंबर इज 104, टॉपिक इज रेप्लिकेशन, पैराग्राफ इज सेकेंड। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. It was said by the Watson and Crick, 1953. इसलिए मैं खूब आराम से रुक करके इसे फिर से सोचने की कोशिश करता हूं, मेरी तरह सोचो। वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि अगर आपने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल सही ढंग से सीख लिया है तो आपको दो प्रॉपर्टी सही ढंग से आ जानी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी और बेस पेयरिंग सही से आ गई है तो आपके दिमाग से ये एस्केप नहीं करना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए कि हर डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी? अभी पढ़ाया था, इफ वी नो द नाइट्रोजन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड, अगर हमको एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस पता चल जाएं तो क्या हम दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस सर। प्रेडिक्शन ऑफ द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डिफरेंट स्ट्रैंड और द सेकंड स्ट्रैंड बाय सीइंग द वन स्ट्रैंड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी। बताओ, ए के सामने पता नहीं, टी के सामने, जी के सामने, सी के सामने। तो क्या एक डीएनए के स्ट्रैंड को देख करके, उनके नाइट्रोजन बेसिस को देख करके क्या दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस पता लगाया जा सकता है? यस, एंड दिस इज नोन एज, बोलोगे नहीं आएगा। आपको लगेगा सर इतना इजी है, बार बार क्यों चिल्ला रहे? मेरे साथ बोलते रहो, बेवकूफियां करो तभी आएगा। बोलो क्या है ये, और ये क्यों पॉसिबल हुआ है? बेस पे। तो बोलते हैं बस यही तो करना है, डीएनए की कॉपी बनाने में यही तो करना है। एक पुराना डीएनए लीजिए और उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर दीजिए। एक पुराना पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड लीजिए और उस दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दीजिए। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे तो इनकी बेस पेयरिंग बनी रहेगी कि छूट जाएगी? छूट जाएगी। जैसे कभी एडेनिन के सामने क्या हुआ करता था? थायमिन। आज है कि नहीं है? बताओ, कभी थायमिन के सामने क्या होता था? एडेनिन। अभी आज क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। ग्वानिन के सामने क्या था? साइटोसिन। साइटोसिन के सामने क्या था? ग्वानिन। बताओ, दोनों साथ है कि अलग अलग? अलग अलग। बस सर, अब इन दोनों स्टैंड पर नए स्टैंड की कल्पना कीजिए। बोले कैसे की जा सकती? बाई कॉम्प्लीमेंटैरिटी। बताइए, यहां पर कोई स्टैंड आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है? बताइए, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने
यस, यहाँ पे टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने जी के सामने सी। और बताइए इस तरीके से एक डीएनए से कितने बन गए? 2। बोलते हैं अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंटैरिटी और बेस पेयरिंग को बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं तो हम इस बात से एस्केप ही नहीं कर सकते कि हमें मालूम है डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन ही जाएगा एक ना एक दिन। क्योंकि जैसे ही दोनों स्टैंड को अलग करोगे, जैसे ही दोनों स्टैंड को अलग करोगे, इन पे नए स्टैंड की कल्पना की जा सकती है। यस और नो? इसका मतलब एक डीएनए से, जो कि बेटा पुराना डीएनए था, पुराना डीएनए हुआ करता था, उस डीएनए से 2 डीएनए बनाए गए, जिसके हर नए डीएनए में एक पुराना और एक पुराना और एक नया। फिर से सुनो, whenever new DNA form from the old DNA, the new DNA have half of the strand, यानी one strand of old DNA, another one of new DNA, one is from old DNA, another from new DNA। नहीं आया, चेहरा बता रहा। सब लोग इधर देखो, अब जाग जाना। बताओ कितनी प्रॉपर्टी बताई थी? दोनों याद है? एक कौन और एक कॉम्प्लीमेंटरिटी याद है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरिटी? वी कैन प्रेडिक्ट। क्या प्रेडिक्ट कर सकते? सेकेंड स्ट्रैंड बाय सीइंग। पक्का? और ये क्यों हुआ? एडेनिन पेयर विद ग्वानिन विद। क्या हमारे पास एक पुराना डीएनए था? ये रहा वो पुराना डीएनए। देखो, क्या हमने पुराने डीएनए को अलग अलग किया? अब जाग रहे हो बेटा, सो जाओगे तो मरोगे। बताइए, क्या यहां पर एडेनिन है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये पुराने स्ट्रैंड है, ये पुराना डीएनए है। क्या इस पे नए डीएनए की कल्पना की जा सकती है? कैसे? कौन से प्रोसेस से? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अगर ये डीएनए दोनों अलग हो जाएं तो क्या इस पे नया डीएनए बन सकता है? इस पे भी नया बन सकता है। बताओ इसके सामने थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, और इसके सामने एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। हो सकता है? बताओ एक स्ट्रैंड से एक बने कि 2? बताओ एक डीएनए से एक बना कि 2? और दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना, एक नया, एक पुराना, एक नया, तो आधा नया आधा पुराना। फिर से बोलो, तो यानी आधा कंजर्व है और आधा नया है। आधा मतलब सेमी, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। Semi-conservative mode of replication. And what is the meaning of semi-conservative mode of replication? हर नया डीएनए जो बन रहा है उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल है, P फॉर पैरेंटल, और एक स्ट्रैंड नया है, N फॉर न्यू। एक स्ट्रैंड पैरेंटल, दूसरा न्यू। एक पैरेंटल, एक न्यू, एक पैरेंटल, एक न्यू। इसका मतलब हर नए डीएनए में पूरा नया है कि बेटा आधा नया? और आधा कंजर्व है। आधा मतलब सेमी, कंजर्व मतलब कंजर्वेटिव। तो बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, ये बोला किसने था? वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन प्रूफ वाटसन एंड क्रिक ने नहीं किया। सो बताओ, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने प्रूव किया? इट वॉज मेसेल्सन एंड स्टॉल। कौन? इतना मरे मरे मत सुनो, क्योंकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ एंट्री कर रहे हो, तो थोड़ा सा एनर्जी लाओ। बताओ कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बोलते हैं? और क्या हर पुराना डीएनए 2 स्ट्रैंड में टूटेगा? और जब 2 स्ट्रैंड में टूटेगा तो हर पुराने स्ट्रैंड पे क्या नया स्ट्रैंड आएगा? तो एक डीएनए से जो 2 नए डीएनए बनेंगे वो पूरे तरीके से नए होंगे कि आधा नया आधा पुराना?
आधा नया और आधा पुराना, तो 2 स्टैंड में एक स्टैंड पुराना और एक स्टैंड नया। तो बताओ हर डीएनए में, नए डीएनए में आधा पुराना आधा नया। इट इज नोन एज सेमी, सेमी मतलब आधा, कंजर्व मतलब पुराना। इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, एंड दिस रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रेग, वाटसन एंड, बट प्रूव्ड बाय, it was proved by Michelson and Stahl. Michelson and Stahl ने इसे प्रूव किया था, और यही आपकी बुक में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के नाम से लिखा हुआ है। टॉपिक पढ़िए, लिखा होगा द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो काहे का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ? हाँ, पता नहीं, जमाई आ रही है। लिख दे रहा हूं हेडिंग, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये टॉपिक का नाम है। दैट किस बात का? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। इट वॉज फर्स्ट प्रूव्ड इन बैक्टीरिया, एंड दैट बैक्टीरिया वॉज ई कोलाई, and it is proved by Michelson and Stahl. Later it is proved in eukaryotic organism also. So, पहले इसे बैक्टीरिया में प्रूव किया गया, बाद में इसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रूव किया गया दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ध्यान से सुनो। आज तुम्हारे ब्रेन कैप्चर नहीं कर पा रहे, पेन रख और बुक बंद कर दो। अब मैं नहीं पढ़ा, पर कुछ चीजें मैं प्राइम करके भेज रहा हूं, कल जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं पढ़ा, पर 15 मिनट मुझे आपका दिमाग प्राइम करना पड़ेगा। जिशान जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि चलो पानी पिए, चाय पिए, सिगरेट पिए, इसलिए नहीं मैं कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं नहीं चाहता हूं कि जो लोग कल आ रहे हैं उनका छूट जाए, इसलिए मैं तुमको कुछ प्राइम करके भेज रहा हूं। इधर देखो, क्या आपको सेल साइकिल याद है? और आपको 3 फेज याद है? पहला कौन? जीवन, पक्का? बताइए, ये इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या ये कैरियोकाइनेसिस है? और फिर साइटोकाइनेसिस। बताइए, यहां पर सेल डिवाइड और यहां पर सेल डिवाइड कर रही है। तो हर सेल को, एवरीवन, हर सेल को डिवाइड करने के पहले किस फेज से गुजरना होता है? एस। और एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यस और नो? इसका मतलब अगर सेल डिवाइड करने जा रही है तो डिवाइड करने के पहले उसे क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेट। दिस G1 S G2, जैसे मैंने बोला कि प्राइम करके भेज रहा हूं, कुछ लोग अपना कंगी वंगी बाल वाल संभालने लगे। अरे बेवकूफ, ये नहीं आए तो कल मुंह फैला के बैठोगे। ये जो G1 S G2 फेज हैं, ये प्रोकैरियोट में नहीं होती। किस में नहीं होती? प्रोकैरियोट। और बैक्टीरिया इज यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। आइए आपको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से मिलाता हूं। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, और ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया, ये डिवाइड होकर के 2 बैक्टीरिया बना रहा है। प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिजन। फिर से बोलो,
कहां गए थे पीपी? ई कोलाई में क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में G1S G2 फेज नहीं होती। और ये क्वेश्चन नीट तक में पूछा गया और मैंने पिछली बार इसको सॉल्व भी कराया था कि बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन में गया तो अगर इसके पास मान लीजिए DNA C होता और अगर ये रेप्लिकेट नहीं करता तो यहां C/2 चला जाता, यहां C/2 चला जाता, फिर ये वाला डिवाइड होता तो C/4 जाता है, पर ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? होता यूं है कि बैक्टीरिया के पास जो भी डीएनए है, लेट्स सपोज दिस इज द डीएनए, और इस डीएनए को मैंने सी बोला। जब भी बैक्टीरिया बाइनरी फिजन में करने जाएगा, जस्ट बिफोर द बाइनरी फिजन, ये रहा बाइनरी फिजन, यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनना, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के ठीक पहले अपने डीएनए को डबल करेगा, यानी अपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा लाइक दिस, और इन दोनों स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड बनने देगा। तो याद रखना, एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के ठीक पहले क्या करता है? रेप्लिकेशन। कई सालों से पढ़ा रहा हूं, लोग रेप्लिकेशन और बाइनरी फिजन एक ही चीज समझते हैं। मैं खुद परेशान हो गया हूं समझाते कि एक कोशिका का दो कोशिका में विभाजन होना, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन, पर एक डीएनए का डबल हो जाना, रेप्लिकेशन। तो बाइनरी फिजन के ठीक पहले रेप्लिकेशन होना जरूरी है, यस सर। और तभी बैक्टीरिया में जो डीएनए सी था वो सी और सी के रूप में मेंटेन रहेगा, और इस तरीके से सी और सी डीएनए मिल पाएगा। तो अगर बेटा हमें ये आता है कि बैक्टीरिया सी और सी डीएनए ही क्यों रखता है, जस्ट बिकॉज रेप्लिकेशन होता है जस्ट किसके पहले? बाइनरी फिजन के पहले। और ये बात अगर सही है तो मेसेल्सन स्टॉल ने कहा कि हमें इस बात से मतलब नहीं है होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो डीएनए में आधा पुराना होना चाहिए, आधा नया। और अगर मैं ये प्रूव कर पाया कि हर डीएनए में, नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया, तो मैं प्रूव कर दूंगा डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसलिए उन्होंने बैक्टीरिया को दो अलग अलग मीडियम में पाला। पहले सुनो, इस ई कोलाई को इन्होंने NH4Cl के मीडियम में पाला, और यहां पर जो NH4Cl लिया उसका नाइट्रोजन हैवी लिया। मैंने रेडियो एक्टिव बोला कि हैवी? फिर से बोलो। और जब हैवी नाइट्रोजन ले लिया तो बैक्टीरिया को कई जनरेशन तक इस हैवी नाइट्रोजन में पाला, NH4Cl में। और NH4Cl में जब कई जनरेशन तक उन्होंने बेटा पाला तो इस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बेसेस भी हैवी हो गए, और नाइट्रोजन बेसेस से बेटा न्यूक्लियोटाइड हैवी हो गए, और न्यूक्लियोटाइड से इनका डीएनए भी हैवी हो गया। अब बताइए, जो बैक्टीरिया कई जनरेशन तक इस मीडियम में रहा होगा उसके डीएनए के स्टैंड लाइट होंगे कि हैवी होंगे? हैवी। पक्का? इन्हें कैसे मालूम चला कि ये हैवी हुआ है कि नहीं हुआ? N15 वाला यहां आया कि नहीं आया? इसके लिए इन्होंने प्लान किया सेंट्रीफ्यूगेशन। बोलो क्या? बेटा बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ध्यान से सुनते हो, बस यही काम होता है। बस एक बार ये कह दिया जाए पढ़ा नहीं रहे, तब तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। अभी कह रहे थे पढ़ा रहे तो सोच रहे थे पता नहीं क्या पढ़ा रहे, इसलिए बोल रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, कल फिर से यही पढ़ा दूंगा। तो बताओ इन्होंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगेशन वाज डेंसिटी बेस्ड। किस पे? डेंसिटी। अब ये क्या होता है तुम्हारे कोर्स में नहीं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बेटा हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में एक मीडियम डालते हैं, इस मीडियम का नाम था सीजियम क्लोराइड। फिर से बोलो, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की मीडियम में जब हम लोग इस डीएनए को डालेंगे तो डीएनए अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेटल होगा। किसके हिसाब से? अब जानते हो जैसे पानी और बालू को रखा जाए तो थोड़ी देर बाद ग्लास में बालू ऊपर पानी नीचे, कौन नीचे? बालू ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। तो टेस्ट ट्यूब में 3 जोन बनते हैं। एक जोन ऐसा जोन है जिसमें हैवी डेंसिटी जोन है,
हैवी डेंसिटी जोन। बताओ ये कौन सा? हैवी डेंसिटी जोन, एचडी जोन। कौन सी एचडी जोन? और एक जोन ऐसा बनता है जो लाइट डेंसिटी, बोलो कौन सा? लाइट डेंसिटी जोन है जहां पर डेंसिटी कम हो, और एक ऐसा मिलेगा जो इंटरमीडिएट डेंसिटी जोन है। तो याद रखना, वो हर बार अपने बैक्टीरिया के डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन में भेजते थे, और जब उन्होंने बैक्टीरिया NH4Cl के मीडियम में पाला है तो इनके बैक्टीरिया का डीएनए हमेशा इस जोन में मिलता था। किस जोन में? HD। व्हाट इज HD? हाई डेंसिटी जोन। और हाई डेंसिटी जोन में मिलने का मतलब यह है क्योंकि वहां पर NH4Cl में जो नाइट्रोजन था ये लाइट था कि हैवी? तो अगर नाइट्रोजन हैवी है तो जोन भी कैसी होगी? हैवी। नहीं आया? अगर आप इतना सीख गए हो तो कल मैं तुम्हें समझा लूं, ठीक है? बोलो कितने फेज है इंटरफेज में? 3। एक कौन? G1 S G2। याद रहेगा? इसमें रेप्लिकेशन किसमें? S फेज में है। अच्छा बताओ, प्रोकैरियोट में भी S फेज होती है, तो क्या वो रेप्लिकेशन नहीं करता है? जस्ट बिफोर द बाइनरी फेज एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, और उसी समय एक डीएनए से 2 डीएनए। तो क्या याद रहेगा? डीएनए से बाइनरी फिजन के ठीक पहले रेप्लिकेशन हो रहा है। यस। आज मैं 20 मिनट तुम्हें ज्यादा दे रहा हूं, आज फ्राइडे। अरे तो बैठो यार, मैं तो जुम्मा समझ रहा था। अच्छा सुनो, ये टॉपिक ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, तो कल का वेट करते हैं, कुछ लोग बढ़ जाएंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बंद कर दो भाई। सेम टाइम R1 और R2 सेम टाइम पे कल मिलेंगे 11:30। हाँ, टेक केयर।